बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरों पर इस प्रोग्राम में आपके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली ख़बर नाज़रीन एक ऐसे ताकतवर वकील की कहानी है जो लाहौर हाई कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर भारी साबित हुए हैं। अब ये वकील कौन हैं और ये वकील लाहौर हाई कोर्ट के कौन से 3 जज साहिबान पर भारी साबित हुए हैं, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी साहब की चिड़िया एक नई खबर लेके सामने आई है। वो खबर क्या है, उस खबर में क्या नए इंकशाफात किए गए हैं, वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन, आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने केपीके के अरकान सूबाई असम्बली के साथ जो खिताब किया है और कल जो पंजाब के अरकान असम्बली के साथ खिताब के दौरान इमरान खान साहब ने वफाकी हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की थी, आज इमरान खान साहब इस खिताब में अपनी मुज़ाकरात की पेशकश से पीछे हट गए हैं। और इमरान खान ने कहा कि मैंने कोई गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की थी। और कल के बयान की जो इमरान खान साहब ने वजाहत पेश की है, उस वजाहत की वजूहात इमरान खान साहब ने क्या बताई हैं, इस तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि ताकतवर वकील कौन हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट के किन जज साहबान पर 3 जज साहबान पर भारी साबित हुए हैं। इस खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, वकील साहब हैं राना आसिफ साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट के सिंह रुकनी बेंच के सामने एक निसार अहमद नामी मुलज़म की ज़मानत के लिए पेश हुए थे। और जो सिंह रुकनी बेंच था नाज़रीन, उसकी सरबराही कर रहे थे लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर प्यूनी जज हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बता दें कि नाज़रीन, सीनियर प्यूनी जज वो जज होता है कि अगर किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो जाए, तो उसके बाद जो अगला चीफ जस्टिस होता है, वो सीनियर प्यूनी जज जो है, वो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभालता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जस्टिस उमरता बंदयाल रिटायर्ड हो जाएं, तो उनके बाद जो है वो जो सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, वो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं, उनके बाद सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं। तो उनकी अदालत में इस ज़मानत के मुकदमे की समाअत थी। तो हुआ नाज़रीन ये कि ये जो वकील साहब थे, इन्होंने केस को आर्गू किया, लेकिन आर्गू करने से पहले ये अपना गोन जो है पहन के, जो एक लिबास होता है वकील का, वो इन्होंने नहीं पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही इनके ज़मानत के मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ, तो इन्होंने कमरा अदालत में अपना गोन पहनना जो है वो शुरू कर दिया। तो जज साहब ने उनसे कहा कि आप गोन जो है वो अदालत के कोर्ट रूम से बाहर जाके पहन के आएँ और फिर आके अपनी दरख्वास्त ज़मानत पे आर्गू करें। तो वकील साहब राना आसिफ साहब जो हैं वो जज साहब के कहने पे कमरा अदालत से बाहर चले गए, अपना गाउन पहना, अदालत में आए, अपनी दरख्वास्त ज़मानत पे उन्होंने आर्गू किया। और जज साहब की जानिब से जो मुलज़म था निसार अहमद, उसकी 50,000 के मुचलकों के एवज जो ज़मानत है, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी ज़मानत हो गई, 50,000 के मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया। उसके बाद नाज़रीन फिर वकील साहब जो हैं, जो कोर्ट ऑर्डर है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके मुताबिक उन्होंने जज साहब के साथ, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज के साथ जो है वो मिस बिहेवियर जो है वो शुरू कर दिया, मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। जिस पर जज साहब की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप अदालत के साथ जो है वो कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं और जो इंसाफ की फराहमी है उसमें भी आप रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने अपना रवैया तब्दील ना किया तो फिर आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। तो वकील साहब ने कहा कि मुझे आपने बाहर भेजा गाउन पहनने के लिए, मैं बाहर से गाउन पहन के अंदर आया हूँ, तो मुझे किसी बात का कोई खौफ नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मैं देखता हूँ। यानी ये अल्फाज जो वकील साहब के थे वो कोर्ट ऑर्डर में लिखे गए हैं कि मुझे किसी का कोई डर खौफ नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का ऑर्डर जो है वो कौन और कैसे पास करता है। तो जज साहब ने उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट का था और शोकाज नोटिस उन्हें जारी कर दिया और उन्हें वक्त दिया कि आप कुछ ही देर के बाद अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाएं कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो जज साहब ने शोकास नोटिस जारी किया तो वकील साहब जो है वो कमरा अदालत में बैठे रहे, जिद पे बैठे रहे। हालांकि उन्हें चाहिए था कि जाते अपना बयान तैयार करते, स्टेटमेंट आके जज साहब को देते कि मैंने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, लेकिन बजाय इसके वो अपना तहरीर जवाब देते, वो कमरा अदालत में बैठ के मैसेजिंग करते रहे। दीगर जो वकला थे, उनके जो साथी वकला थे, उन्हें कमरा अदालत में बुलाया गया और फिर कमरा अदालत में जब राना आसिफ साहब के दीगर साथी वकला आए, तो फिर एक मरतबा फिर जज साहब को, सीनियर प्यूनी जज मलिक शहजाद को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई कि जो शोकास नोटिस जारी किया है उस शोकास नोटिस को वापस लिया जाए। तो जज साहब ने एक मरतबा फिर कहा कि आप अदालत को प्रेशराइज कर रहे हैं,
अदालत के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको एक मर्तबा फिर वक्त दे देते हैं कि आपको जो शोकास नोटिस जारी किया है, उसका आप जवाब जमा करवा दें। तो इनकार कर दिया गया, जिस पर जज साहब ने ऑर्डर में ये लिख दिया कि वकील साहब को शोकास नोटिस जारी किया गया। उन्होंने अदालत की तौहीन की, अदालत की तज़लील की, अदालत के साथ मिसबिहेव किया, लेकिन उन्होंने अपने जवाब जो है वो देने से इनकार कर दिया। तो फिर उस वकील साहब को कन्विक्ट कर दिया गया जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की तरफ से, और कन्विक्शन ये हुई, यानी सज़ा ये सुनाई गई कि 3 माह के लिए उस वकील को जो है वो जेल भेजने का हुक्म किया गया, और 6 माह तक उनका जो वकालत का लाइसेंस था वो जज साहब की जानिब से जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। और फिर जब ये अदालत अपना ऑर्डर अनाउंस कर रहे थे, अब आप देखें कि जब फैसला सुनाना अदालत ने शुरू किया, तो वकील साहब अपने साथी जज के साथ वहाँ से भाग निकले, वहाँ से कमरा अदालत से चले गए। और हालांकि वो कन्विक्ट हो चुके थे वकील, पुलिस को चाहिए था कि उस वकील को गिरफ्तार करते, उसे जेल में लेके जाते, 3 माह की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उस वकील के ऊपर हाथ नहीं डाला। इतना ताकतवर वो वकील था, और कहा जा रहा है, जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है, कि वो जो पंजाब बार कौंसिल है उसके वो रुकन हैं। तो यहाँ पे जब मामला ख़त्म हुआ, फिर नाज़रीन ये होता है कि वो एक आईसीए दायर करते हैं, यानी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ वो एक इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर करते हैं, और उस अपील पे नाज़रीन समाअत करते हैं जस्टिस अली बाकिर नजफ़ी, जो कि तीसरे नंबर पे हैं सीनियरिटी के एतबार से लाहौर हाई कोर्ट में, और उनके साथ दूसरे जो जज थे वो वहीद अहमद ख़ान थे। इन दोनों जजेस ने उनके केस की समाअत की, क्योंकि उनका, बल्कि यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जब वकील साहब वहाँ से चले गए, तो जज साहब की जानिब से उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया गया है कि इस बंदे को गिरफ्तार करके, इस वकील को गिरफ्तार करके अदालत के सामने इसका सरेंडर करवाया जाए। तो जब आईसीए में ये मामला गया, आईसीए की इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट के सामने दायर की गई, तो रजिस्ट्रार की जानिब से उस पर एतराज़ात लगा दिए गए, एतराज़ लगा दिया गया कि इनकी तो गिरफ्तारी का ऑर्डर है, इनकी तो गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, तो इनकी दरख्वास्त जब तक ये अदालत के सामने सरेंडर नहीं कर देते, अपना किसी थाने में जाके सरेंडर नहीं कर देते, तब तक इनकी जो दरख्वास्त है वो इंटरटेन नहीं की जा सकती। तो दोनों जज साहबान ने उनका जो दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ था रजिस्ट्रार ऑफिस का, उसे बरकरार रखा। यानी फैसला ये दिया 2 रुकनी बेंच ने कि आप जाके अदालत के सामने सरेंडर करें या किसी थाने के सामने सरेंडर करें, तो फिर ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है वकील राना आसिफ की, ये इंटरटेन हो सकती है। लेकिन आप देखें कि वो वकील साहब इंट्रा कोर्ट अपील में 2 जज साहबान के सामने गए, उनके साथ 2 और वकील भी थे, जिसमें एक शफकत महमूद चौहान साहब थे, दूसरे जुल्फ़कार अली साहब थे, जुल्फ़कार अली साहब थे। तो ये दोनों वकील गए, लेकिन वहाँ पर भी जब इनकी आईसीए डिसमिस हो गई, तो किसी पुलिस एहलकार ने इस वकील को गिरफ्तार नहीं किया। और अब नाज़रीन मामला ये है कि अदालत गिरफ्तारी का ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन पुलिस जो है इस वकील साहब पे हाथ नहीं डाल रही, पुलिस जो है इस वकील साहब को गिरफ्तार नहीं कर रही। और लग ये रहा है कि चूंकि लाहौर हाई कोर्ट से इंट्रा कोर्ट अपील अब खारिज हो चुकी है, तो ऑप्शन इन वकील साहब के पास, जो कि बड़े ताकतवर हैं, पंजाब बार कौंसिल के मेंबर हैं, तो इनके पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी अदालत के सामने जाके सरेंडर कर दें, और फिर दोबारा से जाके आईसीए दायर करें। तो वो जो एतराज़ात लगे थे, वो एतराज़ात ख़त्म हो जाएंगे सरेंडर होने के बाद। लेकिन देखते हैं कि वकील साहब क्या फ़ैसला करते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो पुलिस है, अगर यहाँ पर भी उनकी अपील खारिज होती है, तो क्या जो रवैया पंजाब पुलिस ने उन वकील साहब के साथ रखा, क्या इस्लामाबाद की पुलिस भी वही रवैया इन वकील साहब के साथ रवा रखेगी? ये नाज़रीन जो मनाज़र हैं वो बड़े देखने के काबिल होंगे। अब नजम शेट्टी साहब की चिड़िया क्या खबर सामने लेके आई है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, जो मोहन सलाई साहब ने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें बाजवा साहब का फ़ोन आया था, और बाजवा साहब के फ़ोन आने के बाद वो बनीगाला चले गए थे अपने वालिद परवेज़ लाई को लेके, और इमरान खान को सपोर्ट करने का फ़ैसला किया, इमरान खान का साथ देने का फ़ैसला किया। हालांकि जो सपोर्ट करने का और साथ देने का फ़ैसला था परवेज़ लाई का और मोहन सलाई का, उसमें इनका अपना जो है फ़ायदा था, क्योंकि इन्हें पंजाब की वज़ारत आला मिल रही थी। लेकिन इसके बाद नाज़रीन, अंसार अब्बासी साहब ने आज एक आर्टिकल लिखा, और उसमें अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जो टेलीफोन कॉल हुई, उस पर उनका रब्ता हुआ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के करीबी ज़राए से। उनका ये कहना है कि जो इंटरप्रटेशन मोहन सलाही ने की है, जो रब्ता हुआ जनरल बाजवा का और मोहन सलाही का, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की गई है। इस तरह से कोई बात नहीं हुई थी। और फिर ये जो इंटरप्रिटेशन है, अब इससे वाज़ेह नहीं हो रहा था कि दरअसल बाजवा साहब ने कहा क्या था। तो नजम सेठी साहब की चिड़िया अब ये खबर लेके सामने आई है, जिसमें चिड़िया ये बताती है, यानी नजम सेठी साहब ये बताते हैं कि बाजवा साहब को जब टेलीफोनिकली रब्ता हुआ मोहन सलाही का, परवेज़ लाई का, तो उन्होंने पूछा कि हम क्या फ़ैसला करें, हम पीडीएम के साथ जाएं,
हम नून लीग और आसिफ अली ज़रदारी के साथ जाएँ या हम इमरान खान साहब को सपोर्ट करें। तो नजम सेठी साहब बताते हैं कि बाजवा साहब ने कहा कि आपको अपने हक में जो बेहतर फैसला लगता है, आप वो फैसला करें, मुझसे ना पूछें। फ़ौज जो है, इदारा जो है, मुकम्मल तौर पे गैर सियासी हो चुका है। तो उसके बाद नजम सेठी साहब अपनी खबर में ये बताते हैं कि परवेज़ इलाही को एक और टेलीफ़ोन कॉल आती है, एक दूसरी कॉल आती है और वो एक रिटायर्ड फ़ौजी, रिटायर्ड हैं जनरल मुज़म्मल, उनकी तरफ से आती है, जिनका करीबी ताल्लुक़ रहा जनरल फैज़ हमीद के साथ, और वो कॉल करके कहते हैं कि मुझे ऊपर से कहा गया है कि आप इमरान खान को सपोर्ट करें। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि दरअसल मुझे ये लगता है, जो मेरे पास खबर है, ये टेलीफ़ोन कॉल जो जनरल रिटायर्ड मुज़म्मल ने की थी परवेज़ इलाही को, मोनिस इलाही को, ये जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की ईमा के ऊपर जो है वो परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही को की गई थी, और फिर इनके कहने के ऊपर मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही जो है वो इमरान खान के पास बनीगाला में चले गए थे। तो ये चिड़िया नजम सेठी साहब की ये खबर सामने लेके आई है। खान साहब ने नाज़रीन आज केपीके के अरकान के साथ खिताब किया। इसमें तो एक तो खान साहब ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ जो है मुल्क को बेहतर चला रहे थे, इन्होंने तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। 1100 अरब का इन्होंने डाका मारा है। परवेज़ मुशर्रफ के पास एनआरओ देने का कोई अख्तियार नहीं था। अब मैं कई मरतबा अपने वीलॉग में बता चुका हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ ने अगर कोई एनआरओ दिया था तो वो एनआरओ जो है वो बरकरार नहीं रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में दिया गया ये एनआरओ जो है वो कलअदम करार दे दिया था। इस एनआरओ के ज़रिए ज़्यादा जो केसेस हैं वो एमकेएम को फ़ायदा पहुंचा था, पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचा था, लेकिन फ़ायदा जिसको भी पहुंचा था, कतई नज़र इस बात के, वो एनआरओ जब अदालत से सेट असाइड हुआ, उसे कलअदम कर दिया गया। तो अगर किसी ने भी, किसी सियासी जमात के रहनुमा ने, किसी सियासी जमात के सरबराह ने अगर कोई फ़ायदा हासिल किया था, वो तमाम के तमाम फ़ायदे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वापस हो गए थे। खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन इसलिए नहीं करवाना चाहते क्योंकि ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं। अब कोई किसी को नाअहल नहीं करवा सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे मालूम है कोई किसी को नाहक नाअहल नहीं करवा सकता जब तक आपके खिलाफ शवाहिद मौजूद ना हो। इमरान खान को जो तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई किया गया है, बेशक ये रेफरेंस हुक्मरान इत्तेहाद ने इलेक्शन कमीशन को भेजा था, लेकिन उसमें जो कमियां कोताहियां थीं, जो चीज़ें थीं जो इस्टेब्लिश हुई, वो इमरान खान साहब के अपने एंड पे थी। यानी आपने तोशाखाने से तहफ़ हासिल किए, 2 साल तक आपने इलेक्शन कमीशन के एनुअल रिटर्न्स में उन तोहफ़ों को ज़ाहिर नहीं किया। तो क्या ये अपोजिशन की, मौजूदा हुकूमत की जो है वो साजिश थी? ये तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि जो तोहफ़ आपने हासिल किए, हर साल के एतबार से उन्हें इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में ज़ाहिर करते रहते। कल खान साहब ने कहा कि मैंने मुज़ाकरात की जो पेशकश की उसका गलत तासुर लिया गया। खान साहब ने कहा कि हम पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ हर हाल में तहलील करना चाहते हैं और इसी महीने इन दोनों असम्बलियों की तहलील का ऐलान भी कर देंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर पंजाब और केपीके का इलेक्शन होता है तो ये मुल्क का 66% इलेक्शन होगा। तो ये 66% इलेक्शन अगर होता है तो वफाकी हुकूमत अगर हमारे साथ इलेक्शन की तारीख दे दे तो हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो ये खान साहब कह रहे थे। लेकिन मंतक ये है खान साहब की जो वो बात कर रहे हैं, न जाने किसने कहा कि ये केपी और पंजाब का इलेक्शन 66% बनता है। ये 66% कभी नहीं बनेगा। आप देख लें पंजाब की असम्बली है, आप देख लें बलोचिस्तान की असम्बली है, आप देख लें नेशनल असम्बली है। ये कोई 5 साढ़े 500 की सीटें बनती हैं पंजाब और केपीके की असम्बलियाँ। लेकिन सिंध और बलोचिस्तान और जो दीगर जो नेशनल असम्बली की 342 सीटें हैं, ये अगर मिला लें तो ये 66% से, जो इमरान खान 66% कह रहे हैं, ये 66% से बहुत कम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल खान साहब ने आज अपना मौक़िफ़ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसलिए तब्दील किया है क्योंकि हुकूमत ने खान साहब को जवाब दिया कि खान साहब धमकी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे, आप असम्बली में वापस आएँ तो फिर आपके साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के बातचीत हो सकती है। फिर खान साहब ने ये भी कहा कि मुझे जो अपना केपीके के वज़ीर आला हैं महमूद खान, उन्होंने मुझे कह दिया है वो राज़ी हैं अपनी असम्बली को तहलील करने के लिए। यानी वो कह रहे हैं कि केपीके के वज़ीर आला असम्बली तहलील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब परवेज़ इलाही का नाम लिया तो खान साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि मैं असम्बली को तहलील कर दूँ। तो परवेज़ इलाही इमरान खान साहब को कैसे ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं? बेशक समरी लिख के भी दे दी है, एडवाइस लिख के भी दे दी है परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तहलील करने की, लेकिन अल्टीमेटली वो जो समरी है वो वज़ीर आला हाउस से, वज़ीर आला की तरफ से जब तक गवर्नर को नहीं भेजी जाएगी, वो एडवाइस, वो असम्बली तहरीर की जो समरी है वो गैर कानूनी, गैर आइनी मानी जाएगी। फिर खान साहब ने आज़म सवाती के मामले पे बात की कि पूरी दुनिया में तनकीद करने की इजाज़त है। तो ये जो खान साहब आज़म सवाती से मुतल्लिक बार-बार बात कर रहे हैं कि उन्होंने तनकीद की है, तो आज़म सवाती साहब ने तनकीद नहीं की, बल्कि मैंने पिछले कोई 2 वीलॉग में बताया था कि उन्होंने तज़लील की थी। उन्होंने ये कहा था, यानी एक
आर्मी का आला ऑफिसर है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि एसओबी। अब एसओबी कहना, खान साहब बताएँ, अगर खान साहब के बारे में कोई एसओबी कह दे, तो क्या ये तनकीद होगी या खान साहब की तज़लील होगी? तो वही जो काम एसओबी वाला है, वो आज़म सवाती साहब ने एक आला मिलिट्री ऑफिसर के साथ किया, और फिर एक सर्विंग जो आर्मी चीफ थे, उन्हें बास्टर्ड तक कह दिया गया। तो इसे तनकीद नहीं कह सकते, ये बेहुदा किस्म की लैंग्वेज जो है वो आज़म सवाती साहब ने इस्तेमाल की। आज़म सवाती साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, उनकी बेहुदा वीडियो बनाई गई, उनकी फैमिली के साथ, उनकी अहलिया के साथ, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, आपको इंसाफ़ नहीं मिल रहा, तो आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके पास सबूत भी ना हो, आपके पास शवाहिद भी ना हो, और आप इस तरह से लोगों की तज़लील करें, उनके बारे में ऐसे कि उनकी वालदा तक वो बात जाए, तो ये इन बातों की इजाज़त, इसे तनकीद नहीं बल्कि तज़लील कहा जाएगा, बल्कि बेहुदा जो है वो अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कहा जाएगा। तो ये था नाज़रीन हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।